बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं जो हालात पोस्ट मुगल एरा में बन रहे थे, उत्तर मुगल कालीन में बन रहे थे। जो शासक आए हुए थे बहादुर शाह जफर के बाद जितने शासक आए हैं, चाहे जहादार शाह हो या मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक सैयद, उनके मिनिस्टर उनसे ज़्यादा पावरफुल होती थी। ऐसा ही मेरे को मोदी गवर्नमेंट में दिख रहा है कि इनके मिनिस्टर कुछ इनसे ही ज़्यादा पावरफुल है। दरअसल इसको फैक्ट और फिगर के साथ में समझेंगे, पूरी बात को मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आखिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या कारण उसे कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो उनके लिए उत्तरदायी रहते हैं और इनकी वजह से पूरी राजनीति के अंदर क्या उथल पुथल दिखाई देती है और क्या इस देश के लिए ये क्या नुकसानदायक, कितने नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी को समझने की हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। देखिए, तो पहले तो मैं आपको उत्तर मुगल काल में जो घटनाएं हो रही थी मैं उनको समझा करके उस सीमेंट को समझ लीजिए। उसके बाद में मैं इस चीज़ से आपको लिंक करके बताऊंगा फैक्ट और फिगर के साथ में। दरअसल उत्तर मुगल कालीन में हो क्या रहा था, बहादुर शाह के समय पे जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, स्टेट के अंदर इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। स्टेट की जो अर्थव्यवस्था थी, जो लोगों के राज्य के पास में जो जितना भी पैसा था वो सब डिवास्टेशन बर्बाद हो चुका था। बहुत ही घाटे में सरकार चल रही थी। उसके बाद में ही सरकार के अंदर एंट्री होती है। जो नोबल्स थे, मुगल्स के जो जागीरदार, जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग थे, उनकी पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री होती है। वही डिसाइड करेंगे आखिर राजा कौन बनेगा। ऐसा ही जहांदार शाह के साथ में हुआ था, जिसका एक नोबल्स था जुल्फिकार खान। वो सबसे पावरफुल व्यक्ति था और पैसे वाला भी था। वही उसके बैक साइड में काम करता था। राजा तो एक तरह से पपेट की तरह, एक तरह से मोहरा के रूप में बना दिया था, लेकिन वही सारी पॉलिसी को डिसाइड कर रहा था कि आखिर राज्य के अंदर कैसे कोई भी कौन सी पॉलिसी कब लागू करनी है और कौन सा डिसीजन कब लेना है। वही सारे निर्णय को सुनिश्चित करने लग रहा था। ऐसा ही हुआ था फारूक सैयद के साथ में, जब सैयद ब्रदर्स ने उसको इंस्टॉल किया था गद्दी पे। लेकिन जो सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल हो चुके थे, उन्होंने मुगल शासक बाबर के वंशज, अकबर के वंशज फारूक सैयद की मौत करवा दी थी और मोहम्मद शाह रंगीला ने जब जाकर के इनको मरवाया था, इनको सैयद ब्रदर्स को। सैयद ब्रदर्स का इतना अहम रोल था मुगल दरबार के अंदर कि इनकी जड़ें, मुगल दरबार एक उससे पतन की ओर बढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि इस भारत देश में अंग्रेजों ने शिकंजा कस लिया। पूरी तरह से राज्य, पूरी तरह से भारत की जो छोटी छोटी रियासतें थी वो अपने आप में इंडिपेंडेंट घोषित होने लग रही थी और छोटे छोटे जो रजवाड़े थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लग रही थी। ऐसी हालत बनी हुई थी कि कहीं पे भी कोई टैक्स लगा रहा था, कहीं पे भी कोई टैक्स लगा रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इतना भ्रष्टाचार था कि स्वयं राजा भी भ्रष्टाचार के अंदर निलंबित हो जाता था। और इसके क्या परिणाम आए वो तो आपको पता ही है, इतिहास इनकी गवाही देता ही है कि क्या इसके परिणाम आए। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने एक टर्म पूरा कंप्लीट किया है, दूसरे टर्म को कंप्लीट करने जा रहे हैं। 2024 में इलेक्शंस है, 2 टर्म में तीसरे के लिए फिर दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन जनता ने इनके मंत्री भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। जैसे आपको एक केस याद होगा, पिछली साल एक वो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था लखीमपुर खीरी में। कई निर्दोष किसानों को एक मंत्री के बेटे ने अपनी कार से रौंद दिया था। उस मंत्री के बेटे का ही दोष आया था। लेकिन मोदी के पब्लिक ने काफी डिमांड की नरेंद्र मोदी से कि इस मंत्री से इस्तीफा दे दीजिए, कैबिनेट से इसका मंत्री पद, गृह राज्य मंत्री पद से अजय मिश्रा टैनी को खत्म कर दीजिए। लेकिन मोदी जी ने किसी की एक नहीं सुनी, क्योंकि आखिर इस फैसले पर मोदी जी अड़ रहे कि वो मंत्री ही रहेंगे कैबिनेट सरकार के अंदर। ऐसा ही कुछ रिसेंटली हुआ है। जो एक मैं आपको उदाहरण बताऊं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं ब्रजभूषण के साथ में भी ऐसा ही होने लग रहा है। WFI की जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे लिए देश की बेटियां मेडल लेकर के आती हैं, वो स्टेट पूरे देश विदेश में अपना नाम करती हैं और इस देश की शान को बढ़ाती हैं। और उनके साथ में यौन शोषण, यानी कि उनके साथ में उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। आप सोच ही सकते हैं कि भारत जैसे देश में यहाँ पे अंग्रेजों को समय पे तो वुमेन्स, लड़कियों का बाहर निकलना कि उनकी एक पुरुष प्रधान देश के अंदर काफ़ी स्थिति खराब थी। लेकिन अब स्थिति सुधरने का नाम ले रही है। लड़कियों का पार्टिसिपेशन, भागीदारी गेम्स के अंदर बढ़ती दिख रही है। तभी ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं कि एक मंत्री उनको सेक्सुअली हैरेस करता है,
उनका यौन शोषण करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी होल पार्टी चीफ हैं उसको मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं, न कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डर से 2 FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन देते नहीं दिख रहे हैं, न ही उसको जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग हो रही है। और ये बाहुबली नेता है बीजेपी का, इस MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ब्रजभूषण, इनके ऊपर कई सारे ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसके अंदर एक हत्या का तो इन्होंने अपने मुंह से खुद वर्णन किया था लंदन टॉप इंटरव्यू में, और इनके दाऊद गैंग से भी कनेक्शन बताए जाते हैं। फिर भी ये कैबिनेट के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुए हैं, मोदी जी इनके खिलाफ एक्शन लेने से डर रहे हैं। ऐसे ही एक 2 व्यक्तियों के नाम बताऊंगा जो पार्टी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के आइडियोलॉजी से जरूर जुड़े हुए हैं। उसी में से ये इतने बड़े ठग हैं, ईडी के नाम पर देश को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक संजय शेरपुरिया, ये गाजीपुर का एक सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को मानता है, और ऐसे कॉलम्स के अंदर अपने को जो न्यूज़पेपर के कॉलम्स होते हैं अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बताने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं जो गौरव दालमिया एक बिजनेसमैन है गुजरात के, उनको ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है, जो एजेंसी होती है सेंट्रल एजेंसी, उनके पैसे से इनके जांच से बचाने के लिए इनसे कुछ करोड़ रुपए की मांग करता है। और जब ये यूपी STF इसको पकड़ती है और इसको जेल में डालती है, इसका भी गहरा कनेक्शन है बीजेपी के साथ में। इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। आखिर एक इतना बड़ा स्कैम बीजेपी के नाम पर देश के अंदर चल रहा है, और जो जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि बीजेपी सबसे सर्वश्रेष्ठ ईमानदार पार्टी है, लेकिन इनके अंदर भी क्रिमिनल्स ऐसे गैंगस्टर को टिकट दिए हुए हैं जो आज भी सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। बाहुबली नेता हूँ, कई सारे ऐसे यूपी के ही हैं। मैं तो यूपी, एक और बंदा है बालिश धनखड़, ये जो बीजेपी के ओवरसीज जो भी पार्टी विदेशों के अंदर का बीजेपी की यूनिट है उसका हेड रह चुका है। इसके अंदर ये प्रधानमंत्री के साथ में इसकी फोटो भी देखिए, कितने गौरवान्वित होकर के ये नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो खिंचवा रहा है। लेकिन इसको सिडनी की एक लोकल कोर्ट ने इसको कोरियन लड़कियों का रेप, बलात्कार, उनको ड्रग्स दे करके उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के केस में उसको सजा सुनाई है। देखिए कितने बड़े आरोपी इस संगठन के आड़ में काम करने लग रहे हैं। इनको आप जान करके चौंक जाएंगे, और एक भी बीजेपी की यूनिट के इनके खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। और वहीं आप अडानी जी की बिजनेसमैन की बात करें तो उनके ऊपर विपक्ष कितने दिनों से हंगामा कर रहा है, JPC की मांग करता है, जॉन पार्लियामेंट्री कमेटी। अडानी को जो स्कैम किया है, हिंडनबर्ग ने इनकी जो स्कैम की पोल खोली थी उसको बचाने में पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आखिर ऐसा पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा होने लग रहा है, मेरे को ऐसा लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी इनको उठाना अपनी कैबिनेट के अंदर से, अपने मंत्री पद के मंत्रिमंडल से इनको बर्खास्त करना तो चाहते हैं, लेकिन ये इनसे भी पावरफुल हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर इनको बीजेपी को सबसे बड़ा अपना वोट बैंक का डर लग रहा है, जैसे अजय मिश्रा टैनी पूर्वांचल में काफ़ी एक्टिवेट हैं, लखीमपुर खीरी में ये गैंगस्टर हैं, किसी भी रिपोर्टर को धमका देते हैं, इनके पास में वोट बैंक रहती है। ब्रजभूषण हैं, इनके पास में वोट बैंक रहती है, और ये पक्की सीट जीत करके कहीं से भी खड़ा कर दीजिए, इनका पार्टी का तो एक सिंबल होता है, इनके गुंडे से अपना चुनाव जीत जाते हैं। योगी ने काफ़ी कोशिश की है यूपी के अंदर ऐसे बाहुबली माफियाओं को खत्म करने की, लेकिन वो उनकी पार्टी के खिलाफ थे, उन्हीं की प्रति कोशिश की है, उनकी बीजेपी के अंदर मिलकर के काम कर रहे हैं, उनके प्रति कोई भी एक्शन लेने का काम अभी तक नहीं किया गया है। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से गवर्नमेंट बना पाएंगे? आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हैं। जय हिंद।